नमस्कार। अब हम डिस्कस करेंगे ब्रिक्स समिट 2022। ब्रिक्स जो कि एक्रोनिम है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका का। इस समिट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री में ले चलता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए ब्रिक्स है क्या। बेसिकली ब्रिक्स इनिशियली ब्रिक्स नहीं था, वो ब्रिक था, BRIC। और इस जो टर्म थी ब्रिक, इसको किसने कॉइन किया था? इसको कॉइन किया था ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट ने जिनका नाम था जिम ओ'नील। और इन्होंने कब कॉइन की थी? 2001 में। 2006 में क्या हुआ था कि फॉरेन मिनिस्टर्स बैठे ब्रिक नेशन के, एस वाला नहीं, BRIC वाला, इन 4 नेशंस के कौन बैठे? फॉरेन मिनिस्टर्स। और उन्होंने डिसाइड किया अब वर्ल्ड को ज़रूरत है एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की जिसका नाम होगा ब्रिक। और उन्होंने उस दिन फॉर्मली इसको एस्टैब्लिश घोषित कर दिया। अब जब ब्रिक बना तो 2010 में साउथ अफ्रीका को इनवाइट किया गया, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी डेवलपिंग इकोनॉमी है। अब साउथ अफ्रीका के ज्वाइन करने से ब्रिक बन गया ब्रिक्स। अब मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि जो ब्रिक नेशंस है ना, अब ब्रिक्स ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की है हमारे पूरे वर्ल्ड में, उनको डिफरेंट फील्ड्स में। कैसे? सबसे पहला जो कंट्रीब्यूशन किया है वो है पॉपुलेशन में। जो 41% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन कौन कंट्रीब्यूटर है? ब्रिक्स नेशन। अरे आप ये देख लो, ऑलमोस्ट 50% है ये, 41%, हार्डली 9% कम है 50 से। आप ये देख लीजिए कि इंडिया और चाइना जो खुद पॉपुलस कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, जब वो इकट्ठी हो गई हैं तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन में तो इन्हीं की कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा रहेगी। सेकेंडली, ग्लोबल जीडीपी में 24% कंट्रीब्यूटर्स हैं ब्रिक्स नेशन, और ग्लोबल ट्रेड में 16% कंट्रीब्यूटर्स हैं। साथ ही में मैं आपको थोड़ा 2014 में ले जाता हूँ, जिस समय 6th ब्रिक्स समिट हुई थी। अब आप कहोगे सर 6 में क्यों जा रहे हैं, थोड़ा सा वो भी क्लियर कर देता हूँ। क्या हुआ था जब 6th ब्रिक्स समिट हुई थी तो उस समय मेंबर नेशंस को नीड फील हुई थी कि अपने पास एक फंड होना चाहिए जिसको कहा गया था ब्रिक्स फंड, और उस फंड की जगह उसका नाम उसको चेंज कर दिया गया और उसको बैंक बना दिया गया। जो नाम रखा गया वो था NDB, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक। आज ये बैंक जो है ये आपको शंघाई में मिलेगा, इसका हेडक्वार्टर्स वहाँ सिचुएटेड है, और शंघाई जो है वो सिटी है चाइना की। अब हम चलते हैं वापस 14th ब्रिक्स समिट में 2022। अब ये जो समिट था, इस बार इसको चेयर किसने किया था? कौन होस्ट कर रहा था? वो था चाइना, जिसने किया था जून 23 और जून 24 के बीच। एक चीज़ और बता देता हूँ, लास्ट ईयर इसको चेयर हमने किया था, और अगले साल इसको कौन चेयर करने जा रहा है? वो है साउथ अफ्रीका। साथ ही में ये वर्चुअल मीटिंग थी, और इसको अटेंड किया किन लीडर्स ने, उनके नाम मैं बता देता हूँ। चाइनीज़ प्रेसिडेंट जिनका नाम था शी जिनपिंग, ब्राज़ील प्रेसिडेंट जिनका नाम था जेयर बोल्सोनारो, साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, और लास्ट में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब हम हर समिट में कुछ ना कुछ इश्यूज़ को एड्रेस होता देखते ही हैं, तो इस समिट में भी कुछ इश्यूज़ को एड्रेस किया गया। वो कौन कौन से हैं बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस समिट में बीजिंग डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया। अब ये बीजिंग डिक्लेरेशन को अडॉप्ट क्यों किया गया? इसको इसलिए अडॉप्ट किया गया क्योंकि आप देखिए, जितने पिछले हम समिट पढ़ते आ रहे हैं, मैंने आपको बताया कि रशिया को सब ने चेतावनी दी कि भैया यूक्रेन के साथ वार एकदम से बंद कर दे, नहीं तो सैंक्शन इम्पोज होंगे, नहीं तो कुछ होगा, नहीं तो कुछ होगा। उसको डराया जा रहा था, उसको बार बार फोर्स किया था, परसुएड किया जा रहा था कि कैसे भी करके इस वार को स्टॉप कर दे। लेकिन अब यहाँ का तो इस ग्रुपिंग का वो सबसे इम्पॉर्टेंट मेंबर है, यहाँ उसे आराम से प्लीड किया जा रहा है कि भैया रुक जाइए, आराम से एक टेबल पे आके यूक्रेन से बात कीजिए, डायलॉग के थ्रू अपने मसले मिसाइल को सॉल्व करें, और अगर आप चाहते हैं तो हम लोग सपोर्ट करते हैं, हम उसको टेबल पे लाते हैं और आपके साथ इसका सोल्यूशन निकालते हैं। सेकेंडली, ब्रिक्स नेशन ने यह भी कहा है कि जितना भी यूक्रेन, क्योंकि वॉर टॉर्डन एरियाज आप वहाँ के देख सकते हो, बहुत बुरी हालत हुई है वहाँ पे, इस समय वार से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है, डिवास्टेटेड हुआ है, उसको उठाने के लिए वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज़ कौन कर रहा है इस समय? UN और रेड क्रॉस सोसाइटीज़ वगैरह। अब इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को कौन सपोर्ट करेगा? ये ब्रिक्स नेशन सपोर्ट लैंड
करेंगे। तीसरा, अफ़गानिस्तान क्राइसिस। आप सभी जानते हैं कि जो तालिबान है उसने अफ़गानिस्तान का डेमोक्रेटिक सेटअप डिस्ट्रॉय कर दिया है। सारे जितने भी वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे अपना कब्ज़ा कर लिया है। जाहिल लोग हैं, आता कुछ नहीं है मार धाड़ के सिवा, और पूरा वहाँ पे उन्होंने डिस्ट्रक्शन कर दी है। लाइब्रेरीज तोड़ दी हैं, जो वहाँ पे एक्टिविटीज़, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो रही थी वो स्टॉप हो गई हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो तालिबान है वो ब्रीडिंग ग्राउंड है टेररिज्म का, टेररिस्ट का। और आपको शायद पता होगा 2001 से पहले भी यहाँ पे टेररिस्ट को ब्रीड किया जाता था और उनको ट्रेन करके इंडिया भेजा जाता था। अब जब से तालिबान दोबारा वापस आ गया है तो इंडिया का ये कंसर्न है कि भैया ये कहीं ये अपनी जो लैंड है उसको हमारे खिलाफ यूज़ ना करे, वहाँ टेररिस्ट को ट्रेन करके इंडिया ना भेजे। इसी चीज़ को एड्रेस किया है इस ब्रिक्स समिट में ब्रिक्स नेशन ने, और प्रखर आवाज़ में कहा है कि हम तालिबान को यहाँ पे टेररिस्ट को ब्रीडिंग ग्राउंड नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सेकेंडली, वहाँ की कोई भी लैंड को टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा किसी भी नेशन के अगेंस्ट। थर्डली, अफ़गानिस्तान में डेमोक्रेटिक सेटअप को वापस कैसे लाया जाए उस पर भी विचार विमर्श इस समिट में किया गया है। और कौन से इश्यूज थे उसको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले टेररिज्म के बारे में कि भैया गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म। इंडिया हमेशा कहता है ऐसा कुछ नहीं होता, टेररिज्म हमेशा टेररिज्म होता है, वन शुड डिनाउंस इट। और दूसरी चीज़ कि कोई भी नेशन अपनी टेरिटरी पे टेररिस्ट को ब्रीड नहीं करेगा, उनको वहाँ पे ट्रेनिंग नहीं देगा, दूसरी कंट्री के खिलाफ नहीं भड़काएगा। इसी चीज़ पे कंसेंसस बना है इस बार इस समिट में। दूसरा, आपने देखा है कि करप्शन इन जो मेंबर नेशंस हैं ब्रिक्स के, इनमें बहुत बड़ा मैनेस, बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक उनके सामने इस समय आई है। सिचुएशंस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक आ रही हैं। बताता हूँ कैसे। साउथ अफ्रीका करप्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। ब्राज़ील, इंडिया, जहाँ आप रोज़मर्रा के केसेस देखते ही रहते हो, इसको इस समिट में इस बार एड्रेस किया गया है कि करप्शन के अगेंस्ट वन वॉइस में ये लोग खड़े हो चुके हैं और एंटी करप्ट एक्टिविटीज़ कैसे की जाती हैं, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है इस करप्शन को रोकने के लिए, उस पर भी इस बार बात की गई है। जो टेक्निक्स अपनाई जाएंगी, अगर वो सक्सेसफुल होती हैं तो मेंबर नेशन एक दूसरे के साथ वो शेयर करेंगे। और साथ ही में एंटी करप्शन कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर्स भी अडॉप्ट किए जाएंगे। फिर नेक्स्ट है डिजिटल इकोनॉमी के बारे में कि डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप में भी इन्होंने एस्टेब्लिश किया है। यहाँ पे क्यों किया है थोड़ा सा बता देता हूँ। क्या होता है कि जब ई कॉमर्स करता है, ई कॉमर्स का थोड़ा सा बता देता हूँ। जब आप लोग आजकल देखो ऑनलाइन ट्रेडिंग बहुत करते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन करप्ट प्रैक्टिसेस भी उसके साथ आ रही हैं। कभी आ जाता है इस लिंक पे क्लिक करो, लकी ड्रॉ निकलेगा, ये होगा वो होगा, तो उससे क्या होता है, निकलता तो कुछ नहीं है, उल्टा लेने के देने पड़ जाते हैं। तो अब इस चीज़ पे रोक लगाने के लिए अब एक टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाएगा। किस लेवल पे? डिजिटल इकोनॉमी के लेवल। डिजिटली ही इस चीज़ को अब एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है ब्रिक्स फ्रेमवर्क फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन ई कॉमर्स। अब इसको एक पूरा फ्रेमवर्क दिया जा रहा है। लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ कम्बैटिंग ट्रांसनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग के बारे में। अब क्या है कि ड्रग ट्रैफिकिंग जो है ये बहुत बड़ा मेनेस है इन सारे के सारे ब्रिक नेशंस के लिए, बहुत बड़ा अभिशाप है। आप देखते हैं किंग पिन तो खासकर मैक्सिको में बैठे हुए हैं, लेकिन ब्राज़ील भी ड्रग प्रोन एरिया है। अगर आप वहाँ देखें बहुत ज़्यादा ड्रग्स बिकता है। साउथ अफ्रीका बहुत माना हुआ है इस चीज़ में, और इंडिया में भी। मैं जम्मू से हूँ, जम्मू कश्मीर से। अब जम्मू में भी बहुत ज़्यादा कंसाइनमेंट्स ड्रग्स की पकड़ी जा रही हैं। ये बहुत बड़ा अभिशाप है, इसको ये कलेक्टिवली ही रोक सकते हैं, आपस में सहयोग करके, कोऑपरेट करके। तो बस इस समिट में इतने ही इश्यूज़ को अभी तक एड्रेस किया गया है। अब बाकी का लेक्चर जो होगा, बाकी के जो समिट्स होंगे हम दूसरे लेक्चर में एड्रेस करेंगे। थैंक यू।